हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम महेश भास्कर है। आज अपन नगर पालिका अधिनियम जो कर रहे थे धारा 230 से उसके आगे की धाराएं करेंगे। धारा डिस्कस करने से पहले एक दो धाराएं बची हुई हैं, वो उनका क्या कभी मुहूर्त आया ही नहीं। आज उनका मुहूर्त है, उनको कर लेते हैं। क्योंकि कुछ धाराएं 238 की धारा जब आपको पढ़ाएंगे तब ये जरूरत होगी कि आपको उससे पहले धारा 194 के बारे में आइडिया हो। इसलिए 194 की धारा डिस्कस करेंगे और एक धारा और बची हुई है धारा 203, उसको भी आज अपन डिस्कस कर लेंगे। वो गलती से मिस हो गई थी, 194 जानबूझ के छोड़ी गई थी क्योंकि वो बड़ी धारा है, उस पर कम से कम 20-25 मिनट की क्लास चाहिए अलग से। और 203 की धारा गलती से उस दिन मिस हो गई थी। दोनों पे अपन बात कर लेते हैं। साथ ही साथ में आपके लिए एक इंपॉर्टेंट नोटिस और है, अगर आप उसको सीरियसली लेते हैं तो जो अभ्यर्थी आरएस और सब इंस्पेक्टर इंटरव्यू फेस करना चाह रहे हैं उसके लिए इंटरव्यू को किस प्रकार से प्रिपेयर करना चाहिए, उसके लिए अपन एक सीरीज शुरू कर रहे हैं। थोड़ी थोड़ी देर की होगी, उसमें कुछ क्लासेस में डालूंगा। ये बताऊंगा आपको कि बायोडाटा कैसे तैयार करना चाहिए, अपने प्रोफेशन के बारे में कैसे तैयार करना चाहिए, अपनी डेट ऑफ बर्थ को लेकर किस प्रकार से सवाल पूछे जा सकते हैं, अपने एजुकेशन को लेकर किस प्रकार सवाल पूछे जा सकते हैं। अगर आप हिंदी साहित्य से हैं तो कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, अगर आप ज्योग्राफी से हैं कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, अपने प्राइवेट बीए किया है तो कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपने मास्टर डिग्री करके तो कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आप में से जो पुलिस में जॉब करते हैं, कांस्टेबल हैं या हेड कांस्टेबल हैं, उनको कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पुलिस का हायरार्की क्या होता है, पुलिस में कमिश्नरेट व्यवस्था क्या होती है, सामान्य पुलिसिंग क्या होती है, इनमें अंतर क्या होता है, पुलिस के चैलेंजेस क्या क्या है, पुलिस में रिफॉर्म किस प्रकार से किया जा सकता है, आईपीसी और सीआरपीसी को लेकर कुछ प्रावधान अपन डिस्कस करने वाले हैं। कुछ सिचुएशनल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि वर्तमान समय में इस प्रकार की घटनाएं बढ़ रही हैं या घट रही हैं, इसको लेकर आपका क्या सुझाव है। कुछ बर्निंग इश्यूज होते हैं जिसमें लिव इन रिलेशनशिप का मुद्दा है, एलजीबीटीज राइट का मुद्दा है, दो देशों के बीच में आपसी तनाव है, चीन की संरक्षणवादी नीति है, चीन और अमेरिका को लेकर जो तनाव हो रहे होते हैं, भारत और चीन को लेकर जो तनाव है, कई मुद्दे इस पर अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको अगर ये लग रहा है कि आप एसआई की तैयारी कर रहे हैं और सीरियस हैं इसको लेकर, तो अपन एक सीरीज शुरू कर रहे हैं। शेयर तो आप लोग पता नहीं करेंगे नहीं करेंगे, पर आपको लगेगी उसमें क्वालिटी है तो वो आप औरों को क्लास को सजेस्ट जरूर कीजिए। आज अपन जो क्लास करेंगे वो करेंगे धारा 194 में। सबसे पहले वो धारा पढ़ेंगे और उसके बाद में धारा पढ़ेंगे 203, उसके बाद 231 से आगे की धारा कंटिन्यू करेंगे। इसको आपको नोट्स में प्रॉपर तैयार करना है क्योंकि 194 की धारा बड़ी धारा है। जो मैंने मेरे टेलीग्राम पे जो पीडीएफ डाला उसमें आप देखेंगे 194 की धारा के लिए लगभग 200, 300, 400 वर्ड लिखे हुए हैं। इसको अपन कंसाइज करेंगे। धारा 194 में हेडिंग लगा लीजिए 194 194। इसके बारे में लिखिए समस्त प्रकार के भवनों से संबंधित प्रावधान। इसका मतलब एक बात तो आपके यहाँ पे समझ में ये आ रही है कि नगर पालिका क्षेत्र में जो समस्त प्रकार के भवन बनेंगे, सारे भवन जो बनेंगे उसको लेकर क्या क्या प्रावधान है नगर पालिका क्षेत्र में। और सही बात देखी जाए तो वैसे तो 9 और 4 13 और इसमें 1 घटाई तो 12 बचते हैं। इसका मतलब ये वाली जो धारा है 194 की, इसमें टोटल जो उपधाराएं हैं, टोटल जो सब क्लोज इसमें लिखे हुए उनकी संख्या 12 है। इसका मतलब 12 टोटल इसमें क्या लिखे गए हैं, उपधाराएं लिखी गई हैं, उप क्लोज लिखे गए हैं। इसमें क्या क्या गया है उसकी बात करते हैं। आप इसको लिखते चलिए। पहले अगर मैं ब्रीफ चाहूं तो आपको बता देता हूं कि इसमें यह कहा गया कि नगर पालिका जो क्षेत्र है उसमें अगर कोई नई बिल्डिंग बनाना चाहते हैं आप, या कोई पहले से बिल्डिंग बनी हुई है उसमें कोई परिवर्तन करना चाहते हैं, या आप पार्किंग में बदलाव जिसको तात्विक परिवर्तन बोलते हैं, मतलब लॉ से संबंधित जो बदलाव करना चाहते हैं, पार्किंग को लेकर बदलाव करना चाहते हैं, हाइट को लेकर कुछ बदलाव करना चाहते हैं, या अन्य कोई परिसर को लेकर बदलाव करना चाहते हैं, तो उससे संबंधित क्या क्या बातें हैं उनको डिस्कस करेंगे। चूंकि क्षेत्र नगर पालिका में आ रहा है तो आप बदलाव करेंगे तो नगर पालिका में आप जाके आवेदन करेंगे कि सर मुझे एक नई बिल्डिंग का निर्माण करना है। जब आप आवेदन करेंगे तो आपको आवेदन के लिए कुछ दस्तावेज प्रस्तुत करने पड़ेंगे। दस्तावेज में आप जमीन से संबंधित, प्लॉट से संबंधित सारे दस्तावेज की फोटोकॉपी आपको देनी पड़ेगी। साथ ही साथ में आप जिस जगह पे निर्माण कार्य करना चाह रहे हो
तो नक्शा बनेगा, उस नक्शे की 6 प्रतियां, 6 फोटोकॉपी, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 6 फोटोकॉपीज आपको नगर पालिका में सबमिट करनी पड़ेंगी। फोटोकॉपी ऐसे ही नहीं होंगी, वो या तो राज्य सरकार के या नगर पालिका किसी इंजीनियर से, जिसको आप आर्किटेक्चर वास्तुविद, जो भवन निर्माण के लिए जो लोग ऑथराइज होते हैं, वो अटेस्टेड करके देंगे, तो आप नगर पालिका में ले जाके उसको जमा करा के आएंगे। इसके अलावा अगर नगर पालिका कोई और दस्तावेज चाहती है तो उन दस्तावेजों का आप नगर पालिका में जमा करवा के आएंगे। इसके अलावा अगर आपने कोई फीस पे करी है तो उसकी रसीद है तो वो नगर पालिका में आपको जमा करानी पड़ेगी। साथ ही साथ में अगर आप इतने सारे डॉक्यूमेंट ले जाके नगर पालिका में जमा कराते हैं, नगर पालिका चाहे तो ये कह सकती है कि साहब आप एक इलेक्ट्रॉनिक आवेदन, इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में आप आवेदन कीजिए। इसका मतलब ये होता है कि ये जो आवेदन आपने किया है इसकी हार्ड कॉपी नहीं होके इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में इसको क्या कीजिए, इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में इसको आप हमें प्रदान कीजिए। साथ ही साथ में यह कहा गया कि नगर पालिका में अगर किसी व्यक्ति ने आवेदन किया है तो वो आवेदन कितने दिनों में, मतलब नगर पालिका उसको एक्सेप्ट करेगी, इसके लिए 2 माह की अवधि लिखी गई है। अगर 2 माह में नगर पालिका आवेदन को एक्सेप्ट नहीं करती है तो आप 1 माह का और नोटिस देंगे और नगर पालिका को लेटर आपका एक्सेप्ट करना पड़ेगा। उसके बाद भी नगर पालिका ने एक्सेप्ट नहीं किया तो ये समझा जाएगा कि नगर पालिका ने मौन स्वीकृति दे दी है और आप भवन का निर्माण कर सकते हैं। साथ ही साथ में नगर पालिका ने अनुमति नहीं दी, 3 महीने डिले किया, इसका मतलब किसी न किसी अधिकारी ने कोई न कोई गलती करी है, उसको लेकर जुर्माने का प्रावधान है। आप कम से कम 1 महीने का उस अधिकारी को कारावास होगा और 5 से लेके 10,000 रुपए तक का जुर्माना उसको लगाना पड़ेगा। साथ ही साथ में दूसरी बातें और लिखी गई कि अगर नगर पालिका क्षेत्र में आप या तो कोई ऐसा भवन बना रहे हैं जिसकी ऊंचाई 15 मीटर से ऊंची है या 500 वर्ग गज एरिया से ज्यादा का एरिया कवर करता है, या कोई गैर आवास या आप कोई कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, तो इस प्रकार का कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए सबसे पहले आपको नगर पालिका से अनुमति लेनी पड़ेगी। और नगर पालिका जब भी आपको अनुमति देगा तो टाउन प्लानर जो होते हैं, अभी वैकेंसीज भी आई हुई है आरपीएससी में, उसका मैंने मेरे टेलीग्राम पे डिटेल भी डाली हुई है टाउन प्लानर की, नगर नियोजक की, अच्छा पद होता है वो। तो जो टाउन प्लानर होता है, नगर नियोजक जो होता है, उस नगर नियोजक से आपको कंसल्ट करना पड़ेगा। अगर नगर नियोजन उसमें कोई गड़बड़ करता है, नगर नियोजन ने अगर कुछ गड़बड़ की, गलत तरीके से पास कर दिया, नक्शा बना दिया, तो फिर उनके लिए 1 माह से लेकर 2 माह तक का साधारण कारावास होगा। साथ ही साथ में नगर पालिका चाहे तो ऐसे व्यक्ति को ब्लैकलिस्ट भी कर सकती है। अगर कोई व्यक्ति गलत दस्तावेज देता है उस पर भी उस पर भी एक्शन लिया जाएगा, कार्यवाही की जाएगी। इसके अलावा निर्माण कार्य हेतु नगर पालिका क्षेत्र में अलग अलग अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं और वो अधिकारी ये देखेंगे कि नगर पालिका क्षेत्र में ये कार्य ठीक से हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। इसके साथ ही साथ आपको ये ध्यान रखना है कि नगर पालिका किसी भी परिस्थिति में जो ड्राई टॉयलेट होते हैं, शुष्क शौचालय होते हैं, उनके निर्माण की परमिशन नहीं देगा, वो भी इसी धारा में लिखा हो गया है। साथ ही साथ में ये लिखा गया है कि अगर इस धारा से संबंधित कोई व्यक्ति प्रभावित होता है तो वो 30 दिन के अंदर अंदर जाकर और राज्य सरकार को या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति को क्या कर सकता, अपनी शिकायत दर्ज कर सकता। इतनी लंबी धारा है, तो इसको आपको डिटेल से देखना है, एक एक पॉइंट अपन इसको डिस्कस करने वाले हैं ताकि आप लोगों के दिमाग में कोई बर्डन नहीं आए। सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे समस्त प्रकार के भवनों से संबंधित प्रावधान की नगर पालिका क्षेत्र में जो भी बिल्डिंग्स बनने वाली है उनको लेकर क्या क्या प्रावधान है, तो इसमें लिखेंगे। अब मैं लिखवाता चलूंगा, चीजें समझते चलेंगे। आप लिखिए, इसमें टोटल 12 सब क्लोज लिखे गए हैं जो मैंने सारे डिस्कस अभी किए हैं। इसमें लिखिए नगर पालिका क्षेत्र में बहुत साधारण भाषा में आपको लिखवा रहा हूं, नगर पालिका क्षेत्र में अगर भवन का निर्माण हो या उसमें परिवर्तन करना हो या पुनर्निर्माण करना हो या उसमें कोई तात्विक परिवर्तन करना हो तो नगर पालिका से क्या ली जाएगी, अनुमति। नगर पालिका से अनुमति ली जाएगी। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि नगर पालिका क्षेत्र में अगर कोई भवन बनाना हो या भवन में बदलाव करना हो, तात्विक परिवर्तन का मतलब होता है लो से संबंधित कोई बदलाव करना, कोई पार्किंग में बदलाव करना, कोई ऊंचाई में बदलाव करना। 2 प्रकार के परिवर्तन हो सकते हैं, सामान्य परिवर्तन, दूसरा तात्विक परिवर्तन। तो आप इसको ऐसे समझ लीजिए, ऊंचाई को लेकर कोई बदलाव करना हो, पार्किंग स्थल को लेकर कोई बदलाव करना हो या कोई परिसर को लेकर बदलाव करना हो, इस प्रकार के बदलाव को तात्विक परिवर्तन बोलते हैं।
कुल मिला के देसी भाषा में समझते हैं, नगर पालिका क्षेत्र में अगर किसी बिल्डिंग में बदलाव करना है तो आपको नगर पालिका क्या लेनी पड़ेगी, परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, अब अगर कोई व्यक्ति अनुमति लेने जाएगा, मतलब ये एक व्यक्ति है, ये व्यक्ति सही से नहीं बनेंगे मेरे से, ये व्यक्ति है और ये नगर पालिका क्षेत्र है, इसमें ये एक बिल्डिंग का निर्माण करना चाहता है, इसका मतलब इसको नगर पालिका से क्या लेनी पड़ेगी, अनुमति लेनी पड़ेगी। अब बात करेंगे नगर पालिका से अनुमति की। अनुमति, अब अनुमति लेने वो व्यक्ति जाएगा तो इसको कुछ डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे, मतलब कुछ दस्तावेज जमा कराने पड़ेंगे, दस्तावेज, डॉक्यूमेंट। ये दस्तावेजों से क्या क्वेश्चन बनेगा उसकी बात करते हैं। दस्तावेज में सबसे पहले याद रखना क्या क्या दस्तावेज देंगे, तो ये एक दो इसको अपनी जमीन और प्लॉट से संबंधित समस्त दस्तावेज देने पड़ेंगे जो नगर पालिका चाहती है, समस्त दस्तावेज। ठीक है, इसके अलावा जहां पे निर्माण कार्य हो रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जहां पे निर्माण कार्य हो रहा है, जहां पे कुछ बनाया जा रहा है, उसका एक नक्शे की फोटोकॉपी देनी पड़ेगी कि यहाँ पे निर्माण स्थल है, और वो 6 फोटोकॉपी देनी है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, तो 6 प्रतिलिपि देनी पड़ेंगी, 6 प्रतिलिपि निर्माण स्थल की, 6 प्रतिलिपि निर्माण कार्य की, निर्माण कार्य की। ठीक है, ये प्रतिलिपि ऐसे ही होंगी या प्रमाणित होंगी, नहीं ये प्रमाणित होंगी, मतलब अटेस्टेड की गई फोटोकॉपी होंगी, प्रमाणित। और ये प्रमाणित कौन करेगा, ये प्रमाणित की जाएगी या तो नगर पालिका के या राज्य सरकार के कोई भी जो ऑथराइज इंजीनियर होता है, जिसको आप वास्तुविद लिख सकते हैं, वास्तुविद जो भवन का निर्माण करते हैं, ऑथराइज वास्तुविद या आर्किटेक्चर जो होते हैं वास्तुविद से प्रमाणित होगी, वास्तुविद से, जो या तो नगर पालिका का ऑथराइज किया होगा या राज्य सरकार का ऑथराइज किया होगा। ठीक, इसके अलावा क्या डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे, इसके अलावा नगर पालिका अगर कोई वांछित और डॉक्यूमेंट अन्य दस्तावेज मांगती है तो वो भी देने पड़ेंगे, जिसका नाम यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, अन्य दस्तावेज। ठीक, इसके अलावा नगर पालिका को क्या देना पड़ेगा, इसके अलावा नगर पालिका को मान लेते हैं आप कोई रसीद कटवाई है तो फीस की रसीद देनी पड़ेगी, फीस की रसीद अगर है तो फीस की रसीद। ठीक, मतलब एक व्यक्ति को निर्माण करना था, अनुमति लेने गया नगर पालिका के पास में, नगर पालिका को ये सारे दस्तावेज देने पड़ेंगे। ये आपने धारा पढ़ी भी होगी और अब आपको ये भी लग रहा होगा कि यार ये ऐसे आसान होती है, हमें तो हार्ड लग रही थी। तो आप जैसे दस्तावेज देख के जाएंगे, दस्तावेज देंगे, नगर पालिका एक डिमांड कर सकती है कि सर हमें तो पेन ड्राइव में चाहिए, हमें तो ये सारे डॉक्यूमेंट किस में चाहिए, पेन ड्राइव में चाहिए। तो पेन ड्राइव तो वहां पे शब्द नहीं लिखा हुआ नगर पालिका एक्ट में, पर इसका मतलब ये है कि नगर पालिका चाहे तो ये जो दस्तावेज है इनको इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप मतलब डिजिटल फॉर्म में भी मांग सकती है कि हमें इसकी सॉफ्ट कॉपी आप क्या कराओ, अवेलेबल करवाओ। तो यहां तक आपको एक बार लिख लेना है कि अगर कोई व्यक्ति नगर पालिका में निर्माण कार्य के लिए जाता है तो इसको निम्नलिखित क्या देने पड़ेंगे, दस्तावेज देने पड़ेंगे। ठीक, इसको लिख लीजिए आप आराम से, एक एक चीजें लिखते चलिए। 194 की धारा थोड़ी सी बड़ी है। अब साथ में एक ऐसे ही उटपटांग सी लाइन ये लिखी गई है, उसको भी समझ लो कि ये सारा जो आवेदन जो करेगा नगर पालिका में, जो आवेदन करेगा, आवेदन कौन कर सकता आवेदन, तो ये तो अंधा आदमी बताएगा कि आवेदन वही व्यक्ति कर सकता है जिसके अधिकार क्षेत्र में वो जमीन या वो दस्तावेज या वो भवन है। इसका मतलब अगर यहां पे कोई भी प्लॉट है और इस प्लॉट का जो मालिक है वो मालिक ही क्या करेगा, नगर पालिका को आवेदन करेगा, दूसरा तो कोई क्यों करेगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है आवेदन कौन करेगा, तो जिसके अधिकार क्षेत्र में, जिसके अधिकार क्षेत्र में वह भूमि व भवन है, वह भूमि या भवन है। इसका मतलब यहां पे इतना कि आवेदन कौन करेगा,
आवेदन वो व्यक्ति करेगा जिसके अधिकार क्षेत्र में क्या भूमि व भवन है। अब आपने कर दिया आवेदन, ये सारे डॉक्यूमेंट दे दिए, नगर पालिका में आवेदन हो गया। अब एक्शन में कौन आएगा? नगर पालिका आएगा। अब बारी नगर पालिका की है। नगर पालिका को कितने दिन में आपके दस्तावेजों पर जांच करनी होगी कि ये दस्तावेज सही है गलत है। जांच के लिए जो समय अवधि है वो 2 माह है। इसका मतलब आपने जो डॉक्यूमेंट नगर पालिका को दिए हैं 2 माह में नगर पालिका उसकी क्या करेगी? जांच कर लेगी। और मान लेते हैं कि 2 माह में 2 माह बीत गए और नगर पालिका की तरफ से अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया, तो अब एक्शन में वापस कौन आएगा? एक्शन में वो आवेदन करता आएगा और वो नगर पालिका को वापस नोटिस देगा कि नोटिस का मतलब वापस सूचना देगा कि सर आप को जो मैंने दस्तावेज दिए उस पर कोई रिप्लाई आपने किया नहीं। 30 दिन का समय होगा, 30 दिन तक ये व्यक्ति नोटिस देकर और वेट करेगा, तो टोटल लगभग 3 महीने हो गए। अब 3 महीने तक नगर पालिका की तरफ से रिप्लाई आ जाता तो ठीक है, मान लिया कि वो काम शुरू कर देगा, पर अपन को तो ये पढ़ना कि रिप्लाई नहीं आता तो 3 महीने तक नगर पालिका की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया, तो ये समझ लिया जाएगा अब कि नगर पालिका ने क्या दी है? मौन सहमति दे दी कि काम कर लो आप, मौन सहमति। यहां से क्या क्वेश्चन बनेगा? क्वेश्चन यहां से यह बनेगा कि अगर किसी व्यक्ति ने नगर पालिका में आवेदन किया था धारा 194 के तहत और नगर पालिका ने 3 महीने तक कोई रिप्लाई नहीं दिया, तो क्या समझा जाएगा? नगर पालिका ने आवेदन स्वीकार कर लिया, आवेदन अस्वीकार कर लिया, आवेदन में परिवर्तन कर लिया, या इनमें से कोई नहीं, तो क्या कहेंगे? आवेदन नगर पालिका ने क्या कर लिया? स्वीकार कर लिया। मान लेते नगर पालिका ने 2 महीने में एक्शन लिया, तो नगर पालिका क्या क्या एक्शन ले सकता है? तो एक्शन तो 3 ही हो सकते हैं, या तो नगर पालिका क्या कहे? यस करे, या तो नगर पालिका क्या करे? यस करे, या नगर पालिका नो करे, या नगर पालिका परिवर्तन के लिए बोल दे कि कुछ और बदलाव कीजिए। वापस समझाता हूं, अगर कोई व्यक्ति नगर पालिका के क्षेत्र में कोई भवन या में कोई बदलाव करना चाहता है, भवन बनाना चाहता है, तो उसको आवेदन करना पड़ेगा नगर पालिका में, अर्थात नगर पालिका की अनुमति लेनी पड़ेगी। अनुमति के लिए उसको आवेदन करना है, आवेदन में ये दस्तावेज उसको देने पड़ेंगे, सारे के सारे दस्तावेज दे दिए, नगर पालिका के पास में दस्तावेज पहुंच गए, तो अब नगर पालिका एक आवेदन देगा कौन? जिनके अधिकार क्षेत्र में जमीन है। अब नगर पालिका के पास में दस्तावेज पहुंच गए, तो अब नगर पालिका इस दस्तावेजों क्या करेगी? जांच करेगी, और 2 महीने में नगर पालिका वापस रिप्लाई कर देगी इस आदमी को कि आपको कार्य करना है नहीं करना है। मान लेते 2 महीने में रिप्लाई नहीं किया, तो 30 दिन का और समय होगा कि नगर पालिका के पास में व्यक्ति 30 दिन में वापस नोटिस दे और पूछे कि मेरे कार्य का क्या हुआ। इस दौरान चाहे तो नगर पालिका यस कर सकती है, चाहे नो कर सकती है, चाहे कोई परिवर्तन के लिए बोल सकती है। मान लेते हैं कि 3 महीने में नगर पालिका ने कोई नोटिस नहीं दिया, तो फिर यह मान लिया जाता है कि नगर पालिका ने इस कार्य के लिए क्या दी है? मौन सहमति दे दी है। पर अब इंटरेस्टिंग सुनिए, 3 महीने तक नगर पालिका ने रिप्लाई क्यों नहीं किया? इसका मतलब है कि कोई न कोई अधिकारी ने गड़बड़ करी है। गड़बड़ करी इसका मतलब अधिकारी ने लापरवाही बरती है, अदरवाइज तो उस व्यक्ति को क्या मिल जाना चाहिए था? रिप्लाई मिल जाना चाहिए था। 3 महीने में उस आदमी को मौन सहमति मिली है। अब ध्यान रहे, मौन सहमति मिली इसका मतलब व्यक्ति निर्माण कार्य तो कर सकता है पर अतिक्रमण नहीं करेगा, ये भी लिखा हुआ इसमें। अगर इसको मौन सहमति मिल गई नगर पालिका की तरफ से, तो अब ये अपने मनचाहे काम नहीं करेगा, काम तो सिस्टमेटिक ही करना पड़ेगा इसको। पर हाँ, बिना नगर पालिका की अनुमति के इस व्यक्ति को अनुमति मिल गई, इसका मतलब सिस्टम में कहीं ना कहीं खामी है, सिस्टम में कहीं ना कहीं कमी रही है, किसी न किसी अधिकारी की क्या रही है? लापरवाही रही है। उस अधिकारी को अब सजा दी जाएगी। इसका मतलब जिस भी अधिकारी ने लापरवाही बरती है उसको क्या दी जाएगी? सजा दी जाएगी। और इस सजा में जुर्माना भी लगाया जाएगा और आपको कारावास भी दिया जाएगा। कारावास मतलब आपको जेल में बंद किया जाएगा। तो 1 महीने का तो कारावास और 5 से लेके 10,000 रुपए तक का क्या है? जुर्माना। तो सजा क्या होगी? 1 माह का कारावास। किसको है ये उस अधिकारी को है जो नगर पालिका में बैठा है और उसने अनुमति देने में लापरवाही करी है या डिले किया है। 1 माह का क्या मिलेगा उसको? साधारण कारावास। कारावास भी 2 प्रकार के होते हैं, मैं कभी समझाऊंगा जब अपने इंटरव्यू के बारे में डिस्कस करेंगे तब, कि कारावास कितने प्रकार के होते हैं, सजाएं कितने प्रकार की होती हैं, प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है, पुनिटिव डिटेंशन क्या होता है, ये कभी बाद में डिस्कस करेंगे।
तो 1 माह का साधारण कारावास और 5 से लेके 10,000 जुर्माना। यहां तक एक बात आपको समझ लेनी है। तो मैं रिपीट करता हूं, अगर कोई व्यक्ति नगर पालिका के क्षेत्र में किसी भवन का निर्माण करना है या भवन में बदलाव करना है तो उसको सबसे पहले नगर पालिका में आवेदन करना पड़ेगा। आवेदन कौन कर सकता है? आवेदन वही व्यक्ति कर सकता है जो उस जमीन का मालिक है, यह ध्यान रखना है। नगर पालिका में आवेदन किया तो आवेदन करते समय उसको कौन कौन से दस्तावेज साथ में लगाने हैं, तो आपको ध्यान रखना कि उसको ये 3-4 प्रकार के डॉक्यूमेंट एक नगर पालिका चाहेगी कि जमीन से संबंधित रजिस्ट्री है और है, सारी दीजिए। साथ में निर्माण स्थल की 6 फोटोकॉपी, ये जरूर ध्यान रखना है, 6 प्रमाणित प्रतिलिपि फोटोकॉपी भेजिए। ये प्रतिलिपि प्रमाणित कौन करेगा? तो राज्य सरकार या नगर पालिका का कोई आर्किटेक्चर जो भवन निर्माण इंजीनियर है वो इसको प्रमाणित कर देगा। साथ ही साथ में आपको ध्यान रखना है कि नगर पालिका को 30 शुरुआती 2 महीने में नगर पालिका को उन दस्तावेजों की जांच करनी है। नगर पालिका यस भी कर सकती है, नगर पालिका नो भी कर सकती है, या नगर पालिका परिवर्तन के लिए कह सकती है। 2 महीने में नगर पालिका ने कोई एक्शन नहीं लिया तो वो जो संबंधित व्यक्ति है वो वापस नोटिस देगा और 30 दिन में नगर पालिका के रिप्लाई का वेट करेगा। मान लेते हैं कि 30 दिन में भी नगर पालिका की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया तो ये समझ लिया जाएगा कि नगर पालिका ने सहमति दे दी और सहमति मौन सहमति हो गई, कॉन्वेंस बोलते हैं इसको इंग्लिश में। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना कि अगर नगर पालिका ने अनुमति मौन सहमति दी है तो उस व्यक्ति को यह नहीं मिल गया कि अब तो मनचाह परिवर्तन कर लेंगे, वो उसको सीमाओं में रहते हुए ही कार्य करना पड़ेगा। साथ ही साथ में जिस अधिकारी ने लापरवाही बरती है उस अधिकारी पर जुर्माना लगाया जाएगा और उसको साधारण कारावास होगा। कारावास है वो 1 महीने का होगा और जुर्माना वो 5 से लेके 10,000 रुपए तक का लगेगा। यहां तक आपके बात समझ में आ गई। अब पिक्चर दूसरी शुरू होती है। दूसरी पिक्चर ये कहती है कि नगर पालिका क्षेत्र में अगर 15 मीटर से ऊपर का कोई भवन बना रहे हैं या 500 वर्ग गज जो क्षेत्र है उसमें कोई आप निर्माण कार्य कर रहे हैं या कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं जो आवास के लिए नहीं है, गैर आवास, या कोई मॉल वगैरह बना रहे हैं, मतलब बहुमंजिला बनेगा, तो ऐसी बिल्डिंग बनाने से पहले आपको वापस किससे अनुमति लेनी है? नगर पालिका से। देखिए बात वही है सेम। यहां पे जो बिल्डिंग वगैरह बनाई जा रही थी ये कोई व्यक्ति परिवर्तन कर रहा था तो उसको अनुमति लेनी थी। ये तो साधारण मकानों के लिए अनुमति है। अब जो विशेष मकान बनेंगे उनकी अनुमति कैसे ली जाएगी? इसके लिए अपन को पार्ट नंबर 2 सीखना है। इसको 2 ही समझ लीजिए। इसका मतलब यहां पे आप इसको एक लाइन लगा लीजिए कि ये साधारण मकानों के लिए थी सारी प्रक्रिया। अब ऐसा बटावा नहीं है एक्ट में, इस एक्ट को समझना ही अपने आप में कॉम्प्लिकेटेड काम है। ऐसा कुछ बटावा नहीं, केवल आपको याद करने के लिए। अब इसकी पिक्चर सेकंड शुरू होती है और इसमें कुछ शर्तें बताई गई हैं कि या तो ऐसा कोई बिल्डिंग है जो 15 मीटर से ऊंचा बनाया जा रहा है, 15 मीटर का लगभग आप लगा लीजिए कि 3.25 फीट के हिसाब से कितना फीट होता है वो। साथ ही साथ में कोई ऐसी बिल्डिंग जो 500 वर्ग गज क्षेत्र में ऐसा कोई मकान बनाया जा रहा है या कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स है जो गैर आवासीय प्रकृति का है। नगर पालिका अनुमति तो देगी ऐसे बनाने के लिए, क्या बना सकते हैं, पर नगर पालिका को जो नगर नियोजक होता है, टाउन प्लानर जो होता है, उससे नगर पालिका क्या लेगी? अनुमति लेगी। ठीक। साथ ही साथ में आपको ध्यान रखना है कि नगर पालिका जब भी इस प्रकार की अनुमति दे देगी और किसी व्यक्ति ने निर्माण कार्य कर लिया तो नगर पालिका ये जरूर देखेगी कि कहीं शर्तों का उल्लंघन तो नहीं हुआ है। तो कार्य पूरा होने के बाद में उस व्यक्ति को नगर पालिका को वापस बोलना पड़ेगा कि हमने बना दिया जैसा आपने कहा। नगर पालिका उसकी जांच करेगी, उसके बाद ही अधिभोग प्रमाण पत्र देगी कि आप यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट बोलते हैं कि आप इस कॉम्प्लेक्स का यूज कर लो, आपने सही बनाया है। किसी ने बिना अधिभोग प्रमाण पत्र के यूज करना शुरू कर दिया तो नगर पालिका जुर्माना लगाएगी और वो जुर्माना 20,000 से लेके 50,000 तक है। बात समझ में आ गई? तो क्या लिखेंगे आप दूसरी पिक्चर कि नगर पालिका क्षेत्र में, लिखिए सेकंड अगली बात, नगर पालिका क्षेत्र में या तो कोई ऐसा भवन बन रहा हो जो 15 मीटर से ऊपर हो, 15 मीटर से ऊंचा भवन बन रहा हो, या ऐसा कोई भवन बनाया जा रहा हो जो 500 वर्ग गज या 500 वर्ग गज से ज्यादा में बनाया जा रहा हो
और तीसरा गैर व्यवसायिक प्रकृति, मतलब गैर आवासीय नॉन रेजिडेंशियल कुछ बनाया जा रहा हो, गैर आवासीय। ठीक, क्या लिखेंगे? लिखिए नगर पालिका क्षेत्र में ऐसा कोई निर्माण कार्य किया जा रहा हो, ऐसा कोई निर्माण हो जो 15 मीटर से ऊंचा कोई भवन हो, या 500 वर्ग गज या 500 वर्ग गज से ज्यादा में कोई निर्माण कार्य हो, या ऐसा कोई निर्माण कार्य हो जो गैर आवासीय हो। गैर आवासीय का मतलब ये होता है कि रहने के लिए नहीं है, वो केवल कोई और पर्पज के लिए बनाया जा रहा हो। तो इसका मतलब कोई अक्ष नाम का व्यक्ति है, उसको इनमें से कोई ऐसा काम करना, तो किसके पास जाएगा? इसकी अनुमति कौन देगा? नगर पालिका। तो लिखिए इसकी अनुमति नगर पालिका देगी, इसकी अनुमति नगर पालिका द्वारा दी जाएगी। ठीक, नगर पालिका खुद से ही दे देगी क्या? हाँ, पीछे जो बिल्डिंग अपन ने पढ़ी है वो तो साधारण बिल्डिंग है, तो उसकी नगर पालिका अनुमति खुद ही दे देगी, क्योंकि प्रमाणित प्रति लगा दी आर्किटेक्चर से। पर यहाँ पे नगर पालिका खुद से ऐसी अनुमति नहीं देगी, देने से पहले नगर पालिका सलाह लेगी, सलाह। और ये सलाह किससे ली जाएगी वो इंपॉर्टेंट है। ये जो एडवाइस ली जाएगी, सलाह ली जाएगी, ये ली जाएगी नगर नियोजक से, मुख्य नगर नियोजक, मुख्य, ये नगर पालिका अधिकारी नहीं है, मुख्य नगर नियोजक। इसकी वैकेंसीज आती हैं और अभी थोड़े दिनों पहले इसके फॉर्म भी आए हुए थे। आरपीएससी भर्ती लेती है चीफ टाउन प्लानर से। इस अधिकारी का नाम ये आप याद रखेंगे कि धारा 194 के तहत, धारा 194 के तहत इन तीनों प्रकार के भवन निर्माण की अनुमति देने से पहले नगर पालिका किससे अनुमति लेगी? मुख्य नगर नियोजक से अनुमति लेगी। मान लेते हैं कि जो नगर नियोजक है उन्होंने क्या किया, दोनों स्थितियां पढ़ेंगे। मान लेते हैं कि नगर नियोजक ने कोई गड़बड़ करी और सेटिंग करके ऐसा बोल दिया उन्होंने कि साहब ठीक आप बिल्डिंग बना लीजिए, वो बनने लायक थी नहीं, नियमों के तहत नहीं बनती, और इस व्यक्ति ने क्या कर दिया, गलत डिटेल या गलत नक्शा या गलत सर्वे कर दिया और एक बड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनवा दिया। इसका मतलब इसने गलत किया है। तो नगर पालिका क्या करेगी? अब ये जो अधिकारी है, पहली बात तो इसका लाइसेंस रद्द कर देगी, दूसरा इसको ब्लैकलिस्ट कर देगी, ब्लैकलिस्ट। इसका मतलब अब भविष्य में जो भी कार्य होंगे तो ये नगर नियोजक नहीं रहेगा, इससे परमिशन नहीं ली जाएगी। मान लेते हैं कि इसका जो लाइसेंस था वो रद्द हो गया और साथ ही साथ में इस व्यक्ति को सजा भी दी जाएगी, क्योंकि इसने क्या करी है, लापरवाही बरती है। इसकी जो सजा है वो वापस 1 माह से लेकर 2 माह तक और 5 से लेकर 10,000 का जुर्माना। तो इसकी जो सजा है, सजा, इसको सजा नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? सजा, क्योंकि नीचे क्या लगा हुआ है, नुक्ता। तो इसकी जो सजा है वो क्या होगी? 1 से लेकर 2 माह तक की तो सजा हो सकती है। किसकी? इस व्यक्ति की। कौन है ये व्यक्ति? ये नगर पालिका में एक अधिकारी होता है जो कि इस प्रकार के भवन निर्माण के समय नगर पालिका को सलाह देता है। इसने गलत सलाह दी है, इसलिए नगर पालिका इसका लाइसेंस भी रद्द कर सकती है और साथ साथ इसको ब्लैकलिस्ट भी कर सकती है। और इसको सजा दी जाएगी वो 1 माह से लेकर 2 माह तक की, और जो जुर्माना लगेगा इस पर, जुर्माना आप कंफ्यूज नहीं करेंगे, जो जुर्माना लगेगा वो 5,000 से लेकर 10,000, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करना है। देखिए नगर पालिका में सामान्य भवन बन रहा था और इसमें ऐसा कोई अधिकारी था जिसने मौन सहमति दे दी, यूं मान लो उसने लापरवाही करी, उसका क्या सजा थी? उसकी सजा क्या थी? 1 माह का साधारण कारावास, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 1 माह से लेकर 2 माह तक का, तो कंफ्यूज नहीं करना है। 1 माह का साधारण कारावास और 5 से लेकर 10,000 जुर्माना। इसका मतलब यहाँ पे जो सजा है वो 1 माह से 2 माह तक है, जबकि साधारण भवन जब बन रहे थे, मौन सहमति दे रहे थे, उस समय 1 माह था। 5 से लेकर 10,000 तक का जुर्माना है वो दिया जाएगा। ठीक है, अब अपन ये क्यों माने कि इन्होंने गलत किया है? मान लेते हैं कि इसने, मुख्य नगर टाउन प्लानर ने इस बिल्डिंग को देखा, नगर पालिका ने सलाह मांगी और इसने सही सलाह दी। गलत सलाह देगा तो ये सजाएं हैं, पर इसने सही सलाह दी और एक भवन का निर्माण तैयार हो गया, एक कॉम्प्लेक्स बन गया।
कॉम्प्लेक्स का निर्माण कर दिया, निर्माण हो गया। इसका मतलब एक अक्ष नाम का व्यक्ति था जो 15 मीटर का या 500 वर्ग गज या गैर आवासीय कोई एक बिल्डिंग बनाना चाह रहा था। ये गया व्यक्ति नगरपालिका में, और नगरपालिका से क्या ली इसने? अनुमति। नगरपालिका ने खुद से अनुमति तो दी, पर साथ में सलाह किससे ली? चीफ टाउन प्लानर से इसने सलाह ली। अब सलाह लेने के बाद में इस व्यक्ति ने अपनी बिल्डिंग का निर्माण पूरा कर लिया। अब ये वापस नगरपालिका के पास में जाएगा। खिचड़ी हो रहा ना, एक एक चीजें समझते हुए लिखिए, पीछे वापस बैक कर लीजिए, समझ लीजिए। ये वापस नगरपालिका के पास में जाएगा ये व्यक्ति, और नगरपालिका को ये बोलेगा कि देखिए मैंने बिल्डिंग का निर्माण कर लिया है, अब मुझे इस बिल्डिंग का यूज करने का प्रमाण पत्र दीजिए, जिसको अधिभोग प्रमाण पत्र बोलते हैं। अर्थात अब ये व्यक्ति वापस नगरपालिका के पास में जाएगा और नगरपालिका से क्या लेगा? अधिभोग प्रमाण पत्र। प्रमाण पत्र नगरपालिका वापस देखेगी कि जो बिल्डिंग बनाई है वो सही बनाई है नहीं बनाई है। अगर नियमों के तहत बिल्डिंग बनाई गई है तो अधिभोग प्रमाण पत्र नगरपालिका की तरफ से इस व्यक्ति को दे दिया जाएगा। क्लियर? अब सुनिए, मान लेते हैं किसी ने ये बिल्डिंग बना ली, गलत तरीके से बना ली। अब नगरपालिका के पास में जा ही नहीं सकता कि आप हमें अधिभोग का क्या दीजिए? प्रमाण पत्र दीजिए। तो ये क्या किया इसने? बिल्डिंग बनाकर ऐसे ही बिल्डिंग का यूज करना शुरू कर दिया बिना प्रमाण पत्र के, और नगरपालिका को पता लग गया। तो फिर नगरपालिका वापस आएगी और इस पर क्या लगा देगी? जुर्माना लगाएगी, जुर्माना। और वो जो जुर्माने की राशि है, देखिए ये थोड़ा सा बड़ा जुर्माना होगा, 20,000 से लेके 50,000 तक का जुर्माना, 20 के से 50 के। तो इसमें इस धारा में जुर्माने पूछ सकता है। तो जुर्माने अभी तक अपने 3 पे लगवाए हैं। पहला किस पे लगाया कि कोई व्यक्ति नगरपालिका क्षेत्र में भवन का निर्माण, मैं लिख देता हूं अभी तक, या जुर्माने में अभी लिखवा देता हूं उसका पूरे एक साथ में। अभी आप इतना लिख लीजिए, अधिभोग का प्रमाण पत्र, और बिना प्रमाण पत्र के अगर कोई ऐसा कार्य करता है तो नगरपालिका उस पर क्या लगा देगी? जुर्माना लगा देगी। ठीक है। साथ ही साथ में इसमें एक बात और ध्यान रखनी है कि नगरपालिका क्षेत्र जितना एरिया होता है, नगरपालिका क्षेत्र, उस नगरपालिका क्षेत्र में 2 चीजें आपको पढ़नी है। नगरपालिका का जो भी क्षेत्र होता है, ये मान लेते पूरा नगरपालिका का क्षेत्र है, इसमें प्रत्येक क्षेत्र में नगरपालिका की तरफ से कुछ अधिकारी नियुक्त होते हैं। क्योंकि नगरपालिका का एरिया बड़ा होता है तो कुछ अधिकारी नियुक्त होते हैं नगरपालिका क्षेत्र में, और ये अधिकारी क्या ध्यान रखते हैं कि जो भी निर्माण कार्य होता है वो ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये निर्माण कार्य का क्या करते हैं? निरीक्षण करते हैं। निर्माण कार्य निरीक्षण, निर्माण कार्य निरीक्षण ये व्यक्ति, ये अधिकारी करते रहते हैं। साथ ही साथ में अब चूंकि आप तो पावरफुल पद पे जा रहे हैं, इसका मतलब जो मुख्य नगरपालिका अधिकारी होता है वो तो पूरा निर्माण कार्य का सारा जायजा लेता है। तो जितनी नगरपालिका का एरिया है उस पूरे में निर्माण कार्य की जांच सीएमओ कर सकता है, या सीएमओ निर्माण कार्य की जांच नहीं करे तो बहुत सारी नगरपालिका में क्या बनी होती हैं? समितियां बनी होती हैं। वो समितियां ध्यान रखती हैं कि नगरपालिका का एरिया सही है, नगरपालिका में जो निर्माण कार्य किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। वापस समझते हैं। अभी तक इतना समझ लिया, ये 2 पिक्चर हो गई, ये बातें तीसरी पिक्चर पर, ये तीसरी पिक्चर है। इसका मतलब आपको लिखना नोट्स में, नगरपालिका क्षेत्र में, नगरपालिका क्षेत्र में प्रत्येक निर्माण कार्य के लिए, प्रत्येक निर्माण कार्य के लिए, इसकी बात, प्रत्येक निर्माण कार्य के लिए अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं। प्रत्येक निर्माण कार्य के लिए अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं। अधिकारी, प्रत्येक निर्माण कार्य के लिए अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं, तथा उन अधिकारियों की जिम्मेदारी ये होती है कि, तथा उन अधिकारियों की जिम्मेदारी ये होती है कि वो निर्माण कार्य का निरीक्षण करें, निर्माण कार्य का निरीक्षण करें। ठीक। अगर कोई अधिकारी निर्माण कार्य के निरीक्षण में लापरवाही करता है और वो गलत तरीके से निर्माण करवा देता है तो इस पर भी क्या लगाया जाएगा? जुर्माना लगाया जाएगा। और वो जुर्माना बहुत भारी जुर्माना होगा, जुर्माना सजा के हिसाब से बहुत भारी होगा। इसका मतलब ऐसे व्यक्ति जो निर्माण कार्य में क्या कर रहा हो? लापरवाही कर रहा हो, लापरवाही।
इसका मतलब इसने ऐसे ही निर्माण कार्य करवा दिया, अतिक्रमण करवा दिया, कुछ भी करवा दिया, तो 3 माह से लेकर 3 वर्ष की सजा हो सकती है और 30,000 रुपए जुर्माना हो सकता है। तो 3 माह से, देखिए सजा बहुत भारी है, 3 वर्ष तक सजा और 30,000 रुपए क्या होगा इस पर जुर्माना। बात समझ में आ गई। और इधर ध्यान रखने की जिम्मेदारी किसकी है? सीएमओ की। सीएमओ ध्यान रखेगा कि कोई भी अनियमितता बरती गई है या नहीं बरती गई है। मैं वापस रिपीट करता हूं, नगर पालिका क्षेत्र में नगर पालिका मुख्य नगर पालिका अधिकारी तो ये देखेगा कि नगर पालिका में सारे कार्य ठीक हो रहे कि नहीं हो रहे। इसके साथ साथ में बहुत सारे नगर पालिका में अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं जो निर्माण कार्य का क्या करते हैं? निरीक्षण करते हैं। और अगर ये अपने कार्य में लापरवाही बरतेंगे तो 3 माह से लेकर 3 वर्ष तक की सजा और 30,000 रुपए इस पर क्या लगाया जा सकता है? जुर्माना लगाया जा सकता है। अब अपन ने अभी तक क्या क्या देखा, ये दो बातें हो रहेगी, इसमें वो लिखवा देता हूं। चलिए फिर बात करते हैं। लिखिए अगली बात, पिक्चर नंबर 4, इसमें लिखिए नगर पालिका, ये छोटी सी लाइन है, नगर पालिका किसी भी स्थिति में, नगर पालिका किसी भी स्थिति में शुष्क शौचालयों की अनुमति नहीं देगा। ड्राई टॉयलेट बनाने की अनुमति नहीं मिलेगी। शुष्क शौचालयों के निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसका मतलब किसी भी परिस्थिति में नगर पालिका शुष्क शौचालय के निर्माण की अनुमति नहीं देगा। ये यहां से आपको इन्वर्टेड कोमा में लगा के और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नगर पालिका अधिनियम की किस धारा में लिखा हुआ है कि नगर पालिका शुष्क शौचालय के निर्माण की अनुमति नहीं देगी? धारा 194। और अंतिम बात और लिखनी है इसमें, ये तो सारी नगर पालिका की बात हो गई, अंतिम बात और लिखनी है कि अगर कोई व्यक्ति, अंतिम बात पिक्चर नंबर 4 या 5 जो भी आप लिख रहे हैं, लिखिए अगर कोई व्यक्ति इस धारा से प्रभावित होता है, तो अब ये इंटरेस्टिंग है। इसका मतलब अगर मान लेते कि कोई व्यक्ति प्रभावित हुआ, उसको लगा कि ये नियम गलत है या कुछ भी है, तो वो अपील कर सकता है। अपील की अवधि आपको ध्यान रखनी है। अगर कोई व्यक्ति इस अधिनियम की धारा से प्रभावित होता है तो 30 दिवस में अपील कर सकता है। क्वेश्चन क्या पूछेगा? धारा 194 के तहत प्रभावित व्यक्ति कितने दिन में अपनी अपील कर सकता है? 30 दिवस में अपील कर सकता है। अब सुनिए ध्यान से, अब अपील करेगा किसको? तो नियम किसने बनाए? राज्य सरकार ने नियम बनाए। इसका मतलब अपील किसके पास की जाएगी? राज्य सरकार के पास में, नगर पालिका के पास में नहीं की जाएगी। अपील कर सकता है। और अपील कहां होगी? तो आप ध्यान रखना, अपील 2 जगह हो सकती है, राज्य सरकार के पास में या राज्य सरकार कोई व्यक्ति अधिकारी प्राधिकृत अधिकारी के पास में। राज्य सरकार किसी और व्यक्ति को क्या कर दे? ऑथराइज कर दे, तो प्राधिकृत अधिकारी। ये अब आपको धारा ध्यान रखनी है। ये आपकी पूरी धारा होगी 194। पूरी रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनेंगे, पहले इसको लिख लो, उसके बाद में इस पूरी धारा को रिपीट करता हूं। अपन ने 4-5 क्लोज इसके बांट के पढ़े, टोटल इसमें 12 क्लोज है। कैसे याद रखेंगे? वापस पीछे आ जाते हैं। धारा 194 में 9 4 13, इसमें से 1 घटाएंगे तो 12 बचेंगे। इसका मतलब इसमें से 12 सब क्लोज है। और देखिए 39 मिनट हो गई इस एक धारा को, टोटल 12 क्लोज है। इसमें लिखा हुआ है कि नगर पालिका क्षेत्र में, इसका जो हेडिंग हो ध्यान रखना, समस्त प्रकार के भवनों से संबंधित प्रावधान। इसका मतलब ये है नगर पालिका के क्षेत्र में अगर कोई भी बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है, बहुत ध्यान से सुनिए, मैं पूरा रिवीजन कराता हूं। नगर पालिका क्षेत्र में अगर किसी भी प्रकार की बिल्डिंग का निर्माण होता है तो उसको लेकर क्या क्या प्रावधान किए गए उसकी बात अपन यहाँ पे करेंगे, पहली बात तो। दूसरी बात, नगर पालिका क्षेत्र में अगर कोई नया भवन बन रहा हो या पुनर्निर्माण हो या भवन में तात्विक बदलाव हो, ऊंचाई को लेकर,
पार्किंग को लेकर, सीढ़ियों को लेकर। तो इस प्रकार के तात्विक बदलाव अगर कोई व्यक्ति करना चाहता है तो नगर पालिका में आवेदन करेगा। ठीक, जब व्यक्ति आवेदन करेगा तो साथ में कुछ लेके जाएगा, तो डॉक्यूमेंट लेके जाएगा। उसमें कुछ आपके भवन और भूमि से संबंधित दस्तावेज होंगे, साथ में जहाँ पे निर्माण कर रहे हैं उसकी 6 फोटोकॉपी होंगी। फोटोकॉपी ऐसे ही नहीं होंगी, प्रमाणित इंजीनियर से आपको प्रमाणित करवानी पड़ेंगी। जो रजिस्टर्ड इंजीनियर है वो प्रमाणित करके देगा। साथ में अगर फीस आप पे करें तो उसकी रसीद आपको देनी है, और अन्य दस्तावेज जो नगर पालिका चाहती है वो आपको देने पड़ेंगे। ये दस्तावेज आपने नगर पालिका में दे दिए, ये दस्तावेज आपने नगर पालिका में एक बार जमा करवा दिए। अब नगर पालिका को 30 दिन में, 30 डेज में उस माफी चाहते हैं 60 दिन में उस पर एक्शन लेना पड़ेगा। 60 दिन में नगर पालिका ने कोई एक्शन नहीं लिया है तो आप वापस से क्या करेंगे, नोटिस देंगे, और 30 दिन की अवधि में आप नगर पालिका को कोई ना कोई जवाब देना पड़ेगा। नगर पालिका या तो यस कर दे या नो कर दे या परिवर्तन के लिए बोल सकती है। नगर पालिका ने इस 3 महीने में कुछ नहीं किया तो यह समझा जाएगा कि नगर पालिका ने अपनी अनुमति दे दी है। अनुमति वही व्यक्ति लेगा जिसके नाम पर वो जमीन और भूमि बनाई गई है। अनुमति देने में डिले किया, इसका मतलब किसी न किसी अधिकारी ने क्या किया है, फॉल्ट किया है। नगर पालिका चाहे तो इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज भी क्या कर सकती है, मांग सकती है कि आप मुझे पेन ड्राइव में लाकर दीजिए। जिस अधिकारी ने यहाँ पे गड़बड़ करी है, लापरवाही करी है, उसको 1 महीने का साधारण कारावास हो सकता है और 5 से लेकर 10,000 तक का जुर्माना। इसको पहला लिख लेते हैं, तो 194 के सारे जुर्माने एक साथ लिखेंगे। अब अपन क्या क्या है, लापरवाही अधिकारी, मैं इसको लिखता हूं, लिखिए नंबर 1 लगा के। किस किस पर जुर्माना है, तो लिखिए नगर पालिका के लापरवाह अधिकारी पर, लापरवाह अधिकारी। तो ये लापरवाह अधिकारी कौन होगा, जिसने क्या किया, विलंब कर दिया। विलंब वाले अधिकारी पर, विलंब वाले अधिकारी पर क्या क्या होगा, इसको लिखते हैं। ये ध्यान रखना है, जितने जुर्माने, जितनी धाराएं, वो अपन अब जुर्माने और सजाएं एक साथ लिख लेंगे ताकि आपकी दिक्कत नहीं आए। लापरवाह अधिकारी को 1 माह तक तो क्या कर सकते हैं, जेल में डाला जा सकता है, और 5 से लेके 10,000 तक का जुर्माना। तो 1 माह सजा। अब ये सजा जो 1 माह की होगी साधारण कारावास होगा। साधारण मतलब काम नहीं करवाएंगे जेल में अंदर, ये ध्यान रखेंगे आप, साधारण कारावास। और 5 से लेके 10,000 क्या हो सकता है, जुर्माना हो गया। इसका मतलब नगर पालिका के लापरवाह अधिकारी पर क्या कर दिया जाएगा। ये पिक्चर 1 पूरी हो गई है। अब बात करते हैं पिक्चर नंबर 2 पर। दूसरी पिक्चर ये है कि नगर पालिका क्षेत्र में अगर कोई बिल्डिंग बना रहे हैं 3 प्रकार की, या तो 15 मीटर से ऊंची हो, या 500 वर्ग गज क्षेत्र से ज्यादा एरिया हो, या फिर ऐसा कोई बिल्डिंग हो जो आवास के लिए नहीं हो। जैसे आपने बहुत सारे मॉल और प्लाजा देखे होंगे, जयपुर में, सीकर में बहुत जगह बने होते हैं। ऐसा कोई आप निर्माण कर रहे हो तो उसकी अनुमति कौन देगा, नगर पालिका देगा। पर इसकी अनुमति नगर पालिका देते समय किससे कंसल्ट करेगा, तो चीफ टाउन प्लानर से। चीफ टाउन प्लानर मतलब मुख्य नगर नियोजक से इसकी क्या ली जाएगी, एडवाइस ली जाएगी। अब मान लेते ऐसा हो गया कि बिल्डिंग का निर्माण तो कर दिया, बिल्डिंग का निर्माण तो कर दिया, पर टाउन प्लानर ने क्या किया, टाउन प्लानर ने अनुमति देते समय या तो गलत नक्शा दे दिया या गलत सर्वे कर दिया, तो उसको वापस सजा दी जाएगी। तो मैं दूसरा पॉइंट लिखता हूं, जो टाउन प्लानर है, नगर नियोजक की जो सजा है, नगर नियोजक की जो सजा है वो यहां पे 1 माह है ना, तो इसका मतलब इधर कितनी होगी, 1 माह से लेके 1 माह से 2 माह, और जुर्माना कितना होगा, 5,000 से लेके 10,000 का जुर्माना इस टाउन प्लानर को लगाया जाएगा। ठीक, दूसरी बात यह है कि ये बिल्डिंग आपने बना दी। अब बिल्डिंग बनाने के बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, एक अधिभोग प्रमाण पत्र लेना पड़ेगा कि साहब हमने बिल्डिंग बना दी है, सही है या गलत है आप देख लीजिए। अगर अधिभोग प्रमाण पत्र नहीं लिया तो आप पे जुर्माना, ये व्यक्ति पर जुर्माना है। तो बिना अधिभोग के जुर्माना, अधिभोग ये व्यक्ति पर लगेगा जिसकी बिल्डिंग है, बिना अधिभोग प्रमाण पत्र के जुर्माना। ये कितना है, 20 से लेके और 50,000 ये जुर्माना आप पर लगाया जाएगा। ठीक, चौथा जुर्माना और आपको ध्यान रखना है, चौथा जुर्माना की अलग अलग जो एरियाज बटे हुए होते हैं उसमें नगर पालिका के अधिकारी अलग अलग तरीके से देखेंगे कि आपने जो निर्माण कार्य कर रहे हो ठीक कर रहे हैं
या नहीं कर रहे हैं। अगर किसी अधिकारी ने लापरवाही करी, इसका मतलब 1 2 3 4 चौथा और लिख लो यहां पे कि निर्माण स्थल से संबंधित अधिकारी, निर्माण स्थल से संबंधित अधिकारी पर क्या क्या जुर्माना हो सकता है। इसका जुर्माना थोड़ा सा हार्ड है, इसको ज्यादा सजा मिलेगी। इसको जो सजा मिलेगी वो 3 माह से लेकर 3 वर्ष तक की मिल सकती है, और इसका जो वैसे जो जुर्माना है वो 30,000 रुपए है। तो इसकी जो सजा है वो 3 माह से लेकर 3 वर्ष और 30,000 रुपए, इस पर क्या लग सकता है 30 के का मतलब 30,000 जुर्माना लगाया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। 194 के लेकर ये सारे सारे जुर्माने, थोड़ी सी टफ धारा है और इसको देखेंगे तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा अगर उसको ठीक से पढ़ेंगे तब, पर आपको दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। यहां तक आपकी बात ये समझ में आ गई होगी कि साहब ये नगर पालिका के को लेकर 194 की धारा है। अब एक धारा बनी हुई है वो है 194 कै की, जो छोटी सी धारा है उसको भी देख लेते हैं। मूल एक्ट में आप ये देखेंगे धारा आपको नहीं मिलेगी, बाद में एड ऑन 2009 के एक्ट के बाद में इसको अमेंडमेंट करके ऐड किया गया है। इतना सारा लिखने के बाद में अब लिखेंगे धारा 194 कै। वन 194 कै, देखिए 194 कै की धारा क्या कहती है, मैं एक बात बहुत बेसिकली बता देता हूं। इसमें कहती है कि कुछ कतिपय वर्ड यूज किया गया कि कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहां पर अनुज्ञा के बिना अगर आपने भवनों का निर्माण किया है तो राज्य सरकार उसको प्रतिषेध कर देगी। बस इसका मतलब मान लेते हैं कि नगर पालिका का ये एरिया है और यहाँ पे ऐसा एरिया जहां पे आप बिल्डिंग नहीं बना सकते और आपने यहाँ पे भवन बना लिया, तो राज्य सरकार क्या कर देगी, राज्य सरकार पहले तो आप पे 20,000 रुपए जुर्माना लगाएगी 20 के का, और कह देगी हटाओ इस बिल्डिंग को। इतनी धारा है। तो लिखिए 194 कै की, 194 के छोटी सी धारा 1 मिनट में हो जाएगी। लिखिए कतिपय क्षेत्रों में बिना अनुज्ञा, अनुज्ञा का मतलब अनुमति, बिना अनुज्ञा के निर्माण कार्य प्रतिषिद्ध करने की, मतलब प्रतिषिद्ध का मतलब रोकने, प्रतिषिद्ध करने की किसकी शक्ति, राज्य सरकार की, करने की राज्य सरकार की शक्ति। लिखिए अब इसको मैं बोल के लिखवा देता हूं, एक इसके जुर्माना बस 20,000 याद रखना आपको। तो लिखिए राज्य सरकार द्वारा, इसको शॉर्ट में लिखना कोई हार्ड नहीं है, इसमें पूरी इसी में समझ में आ जाएगा। राज्य सरकार द्वारा कुछ क्षेत्रों में भवन निर्माण को प्रतिषिद्ध किया जा सकता है। भवन निर्माण को या निर्माण कार्य को, प्रतिषिद्ध का मतलब प्रोहिबिशन करना, मना करना, प्रतिषिद्ध किया जा सकता है अगर बिना अनुज्ञा के, अनुमति के निर्माण कार्य किया जाता है तो 20,000 रुपए जुर्माना, 20,000 रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। ये बात हो गई 194 की, 194 कै की। अब एक धारा और बची हुई है वो है 203 की धारा, उसको भी अपन देख लेते हैं। सारी धारा बची हुई आपको करवा देते हैं। आप लोग कमेंट बहुत कर देते हैं फिर नीचे। मैं चाहता हूं कि आप कोई मेरे लिए, हर आदमी चाहता है कि उसकी तारीफ हो, हर आदमी चाहता है उसकी तारीफ, और मुंह पे तारीफ होती है उसका आनंद कुछ और होता है। मैं चाहता हूं कि आप तारीफ में कुछ कमेंट करेंगे और आप कमेंट करते सर वो धारा बच गई, वो करवा दो प्लीज, आप एक्ट को जल्दी से पूरा करवा दो, हम रिवीजन कर लें। मैं सोचता हूँ तारीफ करेंगे, कमेंट जल्दी से पढ़ता हूँ और वहां पे आपके बहुत सारे सवाल होते हैं, पर चलिए कोई नहीं। अब करेंगे अपन धारा नंबर 203, उसको अपन डिस्कस करते हैं। धारा नंबर 230, धारा 203 की धारा अपन डिस्कस करेंगे। ये एक लाइन की धारा है पर उस दिन मिस हो गई तो हो गई। इसको मैं पहले बेसिक समझा देता हूं। बेसिक ये है कि
बहुत सारे बच्चे से कहते हैं सर मैं मोटिवेट भी किया करो। देखो मोटिवेशन तो अब आपको क्या मोटिवेट करूं मैं, एक चीज आपको जरूर ध्यान रखनी है, चीज ये है कि अभी आपके पास जितना समय है, 1 महीना 2 महीना 3 महीना 5 महीने, उसमें एक बार इतनी तैयारी कर लीजिए आप खुद से कि जब इस समय को आप जीवन में कभी नगर पालिका में अधिकारी बने हो या आरएएस बने हो या सब इंस्पेक्टर बने हो, जब इस समय को आप या आईएएस बने हो, इस समय को जब वापस याद करें, ये जो अभी दिसंबर जनवरी का जो टाइम चल रहा है, तो खुद के पैर कांप जाएं कि यार मैंने उस समय इतनी मेहनत कैसे कर दी थी। तो बस एक ही लाइन याद रखनी है कि मैं इतना परिश्रम करूंगा अभी कि जब इस समय को कभी याद करूं मैं अपने जीवन में, तो खुद के पैर कांप जाएं कि यार मैंने उस समय इतनी मेहनत कैसे कर ली थी। मैं खाना पीना सोना बहुत कुछ भूल चुका था, बहुत सराउंडिंग से मैं कट चुका था, एक बार इतनी मेहनत करनी है जम के, ताकि इन दिनों को याद करें तो खुद के पैर कांप जाएं। ठीक है, अब इससे बड़ा तो और मोटिवेशन क्या हो सकता है। धारा 203, धारा जो 203 है वो ये कहती है कि जो भूमि और जो भवन है इसके स्वामी और जो अधिभोगी हैं, जैसे यहाँ पे नगर पालिका की नाली जा रही है, ये 1 मिनट की धारा जो आपको याद हो जाएगी, यहाँ पे नगर पालिका की नाली जा रही है, ये नगर पालिका की नाली है, यहाँ पे किसी व्यक्ति का मकान बना हुआ है, यहाँ पे किसी व्यक्ति का क्या बना हुआ मकान, तो इसके जो घर से जो गंदा पानी जाएगा वो नगर पालिका की नाली में डालने का इसके पास में क्या होगा, अधिकार होगा। बस इतना ही है। इसका मतलब कोई भी भूमि या भवन का जो स्वामी है, मालिक है, उस या अधिभोगी है, नगर पालिका की जो नालियां है उसमें उच्चारण का क्या होगा, उसके पास में अधिकार होगा। बस इतनी बात है। तो लिखिए भूमि व भवन के स्वामियों या अधिभोगियों, स्वामियों अधिभोगी, स्वामी का मतलब मालिक, अधिभोगी मतलब जो यूज करें, स्वामियों या अधिभोगियों को तो नगर पालिका की नालियों में उच्चारण का अधिकार, उच्चारण का अधिकार। इसमें कुछ नहीं लिखना है, बस इस धारा को केवल इतना ध्यान रखना है कि जो भी नगर पालिका क्षेत्र में जो लोग रहते हैं, ऐसा लिखवाऊं तो चलो मैं लिखवा देता हूं एक लाइन में, ठीक है। नगर पालिका क्षेत्र में रहने वाले लोगों को, नगर पालिका क्षेत्र में रहने वाले लोगों को नगर पालिका की नालियों में, नगर पालिका की नालियों में उच्चारण का मतलब होता है डालना किसी चीज को, नगर पालिका की नालियों में उच्चारण का अधिकार होगा। अर्थात एक व्यक्ति के घर की नालियां जो हैं वो नगर पालिका की नालियों में क्या की जा सकती है, डाली जा सकती हैं। ठीक, ये बात हो गई धारा 203 की। अब ये जब डालेंगे ये लोग, तो इसमें ये भी लिखा हुआ कि वो प्रॉपर सिस्टम से डालेंगे कि उनकी प्रॉपर नाली बनी होगी और नालियों से फिर प्रॉपर क्या किया जाएगा, उच्चारण किया जाएगा, उच्चारण किया जाएगा, प्रॉपर उसे रिलीज किया जाएगा। इसके बाद अपन जो बात करना चाह रहे हैं वो करेंगे, धारा 230 तक हो गई थी। और देखिए ये 53 मिनट में 2 धाराएं हुई हैं, ये बड़ी धाराएं थी, जबकि 194 तो बहुत बड़ी धारा है। अब जो अपन बात करना चाह रहे हैं वो करेंगे धारा नंबर 231 पर, धारा नंबर 231 पर। इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि जो भी 231 की धारा में ऐसा लिखा हुआ है, 1-2 ही धारा आज करवा दूंगा क्योंकि बहुत लंबी क्लास हो गई। 231 की धारा में ये लिखा कि जो लोग जिस एरिया में रहते हैं, तो या तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कॉम्प्लेक्स में रहते हैं, या फिर सहकारी आवासन सोसाइटी में रहते हैं, या फिर ऐसा होता है कि कुछ अपार्टमेंट होते हैं या कुछ संगम होते हैं, स्वामी होते हैं, उनके क्या क्या कर्तव्य हैं। कुल मिला के बस एक बात आपको ध्यान रखनी, जैसे आपने पढ़ा होगा 226 में नगर पालिका के कर्तव्य लिखे हुए थे, 230 में स्वामियों के कर्तव्य लिखे हुए हैं, और 231 में वो लिखा हुआ है कि अगर ये वाला एरिया है और यहाँ पे 5 लोग रहते हैं, इस एरिया में 5 लोग निवास करते हैं, या 5 फ्लैट बने हुए हैं या 50 फ्लैट बने हुए हैं, अब इसमें जो लोग रहते हैं इनके स्वामी अधिभोगी या अपार्टमेंट के जो लोग रहते हैं उनके क्या क्या कर्तव्य हैं, कुछ काम का नहीं है परीक्षा के लिए तो लिखवा देते हैं। तो इसकी हेडिंग लगाइए सबसे पहले इसकी हेडिंग लगाइए धारा नंबर 231। इसमें लिखिए सहकारी आवासन सोसाइटी,
231। सहकारी आवासन सोसाइटी अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स ये निवासियों के कर्तव्य, निवासियों के कर्तव्य, ये परीक्षा के लिए काम की धारा नहीं है, निवासियों के कर्तव्य। बस आप इतना याद रखना कि ये जो जहां पे भी जो लोग रहते हैं, मैं इसको शॉर्ट में लिखवाता हूं, लिखिए लिखिए। अब ये आप समझ गए होंगे, सहकारी आवासन सोसाइटी का मतलब बहुत सारे लोग एक मॉल में रहते, एक कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ है, बहुत सारे फ्लैट वहां पे हैं, 100 लोग रहते हैं उस फ्लैट्स में सारे मिला के, उनकी एक कमेटी होती है, मैंने आपको बताया, वो साफ सफाई का ध्यान रखेंगे। तो इस धारा में इतना ही लिखा हुआ है। इसमें क्या लिखा हुआ है कि जो गीला और जो सूखा कचरा है उसको सेपरेट किया जाएगा, जो भी नियमित उस एरिया में सफाई की जाएगी, साथ ही साथ में जो कॉम्प्लेक्स है उसको गंदा नहीं किया जाएगा। बस ये बात लिखी गई है। तो क्या लिखेंगे, लिखिए सहकारी आवासन सोसाइटी अपार्टमेंट के स्वामी आदि का ये कर्तव्य है कि वो नियमित रूप से साफ सफाई रखेंगे, नियमित रूप से साफ सफाई रखेंगे तथा ठोस अपशिष्ट का प्रबंध करेंगे, कचरे का प्रबंधन करेंगे। ठीक है, इतना ही है। अब लिखिए धारा 232, इसमें लिखा हो प्रतिषेध, धारा 232 प्रतिषेध की 2-3 धाराएं आएंगी, यहां पे लिखो प्रतिषेध। प्रतिषेध का मतलब मना करना, प्रोहिबिशन करना, प्रतिषेध। सेम की सेम वो क्यों बात है, लिखिए नगरपालिका क्षेत्र में सार्वजनिक स्थलों को गंदा नहीं किया जाएगा, सार्वजनिक स्थलों को गंदा नहीं किया जाएगा, कोमा कचरा जो है वो कचरा पात्र में डाला जाएगा। कॉमन सेंस की बात है, कचरा वो कचरा पात्र में डाला जाएगा। जानवर अगर मर जाता तो लिखो मृत जानवरों के शवों को खुले में नहीं फेंका जाएगा, मृत जानवरों के शवों को खुले में नहीं फेंका जाएगा। और वो ये गीला व सूखा कचरा उसको सेपरेट करके रखा जाएगा। अब बात करते धारा 233 की, जो बहुत जगह लिखा होता है कि यहाँ पे कचरा डालने पर 500 रुपए जुर्माना है, वो धारा है ये 233 की। तो लिखिए धारा 233, ये आसानी है। धारा 233 लिखो मार्गों को गंदा करने, ये कोई समझाने लायक बात नहीं है, मार्गों को गंदा करने या अपशिष्ट जमा करने पर जुर्माना। लिखिए मार्गों को मतलब जो भी सार्वजनिक मार्ग होते हैं तो कोई उसको गंदा कर दे या वहां पे कचरा डाल दे तो जुर्माना, और जुर्माना लिखो 500 रुपए है। जुर्माना कितना है, 500 रुपए। पर ये जो 500 रुपए का जो जुर्माना है ये अलग तरह का जुर्माना, ये ऑन स्पॉट आपको देना पड़ता है। इसका मतलब कहते हैं ना कि साहब यहाँ पे अगर आप गंदगी फैलाएंगे तो 500 रुपए जुर्माना आपको देना पड़ेगा। जब किसी जगह पे आप थूक देते हैं, मान लेते हैं वहां पे जुर्माना 100 रुपए, वो अथवा आपसे लिया जाएगा कि भाई आप 100 रुपए दीजिए, आपके पास नहीं है तो फोन करके किसी से मंगवा लीजिए कि मैंने वहां पे थूक दिया, 100 रुपए लेके आओ घर से। वो बात यहाँ पे लिखी गई है। तो आपको पूछे कि धारा 233 के तहत, धारा 233 के तहत जो जुर्माना लगता है वो कितना होगा, 500 रुपए अधिकतम होगा, और वो ऑन स्पॉट लगेगा, ऑन स्पॉट तुरंत देना पड़ेगा, तुरंत आपको देना पड़ेगा। इसके बाद बात करते हैं धारा नंबर 234 की, उसमें लिखा हुआ जीव चिकित्सा अपशिष्ट, और एक धारा 235 लिखी गई है परिसंकटमय अपशिष्ट। तो दोनों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले धारा 234 जीव चिकित्सा अपशिष्ट। केवल हेडिंग याद रखनी है, जीव
चिकित्सा अपशिष्ट। और इसके साथ ही एक धारा और पलटू, धारा 235 संकटमय परिशिष्ट। बस इन दोनों में एक बात कॉमन है, वो केवल आपको जान लेनी। धारा 234 में पहले ये हेडिंग लगाओ जीव चिकित्सा अपशिष्ट, और धारा 235 में हेडिंग लगाइए संकटमय परिशिष्ट। जीव चिकित्सा अपशिष्ट कौन से होते हैं? जीव चिकित्सा अपशिष्ट होते हैं जैसे कोई नीडल है, इसके बाद में कोई चिकित्सक के जो उपकरण होते हैं उनके काम में लेने के बाद में जो वेस्ट बचता है वो तो हो गया जीव चिकित्सा अपशिष्ट। एक होता है संकटमय परिशिष्ट, इसको बोलते हैं हैजार्ड पोल्यूटेंट। हैजार्ड पोल्यूटेंट, देखिए मैंने पिछले क्लास में बताया था इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया भारत में 1986 में। उस अधिनियम में कुछ परिभाषाएं लिखी गई हैं कि प्रदूषण क्या होता है, इसकी परिभाषा है। प्रदूषक क्या होता है, इसकी परिभाषा है। और संकटमय प्रदूषण क्या होता है, इसको हैजार्ड्स पोल्यूटेंट बोलते हैं। हैजार्ड्स पोल्यूटेंट, तो संकटमय परिशिष्ट या प्रदूषण। संकटमय प्रदूषण की परिभाषा क्या है? देखिए प्रदूषण कहते किसे हैं, अब वो वापस वो इन्वायरमेंट की बात आ जाएगी। प्रदूषण कहते किसे हैं? ऐसी कोई चीज है जो एक निश्चित कट ऑफ सीमा से आगे, कि इतनी सीमा इसकी होनी चाहिए, उस कट ऑफ सीमा से आगे अगर कोई भी वस्तु है तो प्रदूषण बन जाती है। बात समझ में आ गई कि इतना एक इसकी जो लिमिट है वो परमिटेबल है, इसके ऊपर जाते ही कट ऑफ लिमिट को क्रॉस करते ही वो पोल्यूटेंट बन जाता है। पर व्हाट इज बेसिकली हैजार्ड्स पोल्यूटेंट? हैजार्ड्स पोल्यूटेंट का कोई कट ऑफ लिमिट नहीं होता है, वो अपना उपस्थिति मात्र से प्रदूषक हो जाता है। जैसे ऐसी कोई जहरीली गैस है जिसकी कोई कट ऑफ सीमा नहीं है, वो अगर बहुत थोड़ी सी मात्रा में भी रिलीज हुई तो प्रदूषक बन जाएगा और वो हैजार्ड पोल्यूटेंट बन जाएगा। अभी आईएफएस के इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पोल्यूटेंट एंड हैजार्ड्स पोल्यूटेंट? तो पोल्यूटेंट होता है वो एक निश्चित एक सर्टेन कट ऑफ के बाद में अगर उसका क्वांटिटी मात्रा आ जाए, दैट कॉल्ड पोल्यूटेंट। पर साथ ही पोल्यूशन और पोल्यूटेंट क्या होते हैं, जो पोल्यूशन को प्रमोट करते हैं वो पोल्यूटेंट कहलाते हैं। पर व्हाट इज हैजार्ड्स पोल्यूटेंट? हैजार्ड्स पोल्यूटेंट का मतलब होता है विदाउट एनी कट ऑफ लिमिट, कोई भी कट ऑफ सीमा नहीं होती है, अपनी उपस्थिति मात्र से क्या बन जाते हैं, ये प्रदूषक बन जाते हैं। तो इसको बोलते हैं संकटमय प्रदूषक। और ये संकटमय प्रदूषक धारा 235 में और जीव चिकित्सा अपशिष्ट धारा 234 में। तो लिखिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत जीव चिकित्सा अपशिष्ट तथा परिसंकटमय या संकटमय अपशिष्टों के बारे में बताया गया है। इसी अधिनियम में इनको प्रॉपर तरीके से डिस्पोज करना, मतलब उचित तरीके से इनका निवारण करने की प्रक्रिया भी बताई गई है। उचित तरीके से इसके निवारण की प्रक्रिया बताई गई है। परीक्षा में क्वेश्चन नहीं आने की संभावना है। अभी 235 तक करेंगे, 1 घंटे से ऊपर क्लास हो गई। कल जो क्लास करेंगे 236 से लेकर फिर शायद 250 तक की क्लास अपन कर लेंगे। एक दिन छोड़ के एक दिन क्लास कर रहे हैं। साथ ही साथ में आप लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट यही है कि जो एसआई के लिए कुछ इस प्रकार का कुछ प्रोग्राम है, क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस सारे के सारे रहे, मैं चाहता हूँ कि उसको मैं बताऊं। अब बताने के लिए मुझे आपकी थोड़ी सी मदद तो चाहिए, और वो आपका फर्ज मान लीजिए, धर्म मान लीजिए, ड्यूटी मान लीजिए। इतना तो आप कर ही सकते हैं कि जो नीडी लोग हैं उनको, जो एसआई का इंटरव्यू दे रहे हैं या आरएस का इंटरव्यू दे रहे हैं, उनको कम से कम ये सपोर्ट सजेस्ट तो कर ही सकते हैं। इसमें क्या बड़ी बात है। अब इस बात को वैसे तो धार्मिकता से जोड़ना सही नहीं है, पर हाँ इस प्रकार अगर क्लास लेने के बाद अगर कोई अपनी ड्यूटी परफॉर्म करता है तो मेरे हिसाब से उनके रिजल्ट ज्यादा सकारात्मक हो जाते हैं, उनके रिजल्ट बहुत ज्यादा अच्छे परिणाम अच्छे आते हैं। बाकी आपकी मर्जी है। तो नेक्स्ट वाली क्लास में अपन 236 से लेकर 250 तक की धाराएं कर लेंगे, और मैं जल्दी कोशिश करूंगा कि पूरा करवा दूं। साथ में कुछ और प्रोग्राम भी अपन शुरू करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।